खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ और आज की हमारी वीडियो का मौजू है कच्चक वाली बीमारी या स्पेनिश फ्लू। भाइयों, हरियाणा के अंदर यह बीमारी सन 1918 के अंदर आई थी, कार्तिक के महीने के अंदर आई थी, इसलिए इसको हरियाणवी के अंदर कच्चक वाली बीमारी कहते हैं। लेकिन किताबों के अंदर इस बीमारी का जो नाम है वो स्पेनिश फ्लू के नाम से मिलता है। और ये स्पेनिश फ्लू जो है सबसे पहले ये बीमारी का स्पेन के अखबारों के अंदर 1918 के अंदर जिक्र हुआ था। इसलिए इस बीमारी का नाम अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से स्पेनिश फ्लू लिख दिया, क्योंकि स्पेन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर शामिल नहीं था, वो न्यूट्रल देश था और स्पेन के राजा की इस बीमारी से मृत्यु हो गई थी। और बहुत से अनेक नेता भी, राजनेता और बड़े आदमी भी इस बीमारी की चपेट में आ गए थे। इसलिए इस बीमारी को जो है स्पेन के अखबारों के अंदर इसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता था और इसका नाम ही अंग्रेज़ों ने स्पेनिश फ्लू रख दिया, जबकि वास्तव में ये बीमारी जो है वो अमेरिका से फैली थी। जैसा कि हमें मालूम है कि 28 जुलाई 1914 से 4 नवंबर 1918 तक 4 साल 3 महीने और 11 दिन तक फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ा गया था। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो भारत की सेना ने हिस्सा लिया था, उस समय भारत की सेना जो वो 14,57,000 के लगभग थी, जिसमें से लगभग 1/3 5 लाख पंजाब के लोग थे। और ये हमारा उस समय पंजाब जमुना से लेकर जमरूद तक फैला हुआ था। यह जमरूद जो पेशावर के पास जो एक जगह का नाम है, जमरूद का किला भी महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। और इस लड़ाई के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर 71,366 जवान हमारे हरियाणा के फौजी थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा 22,144 सैनिक रोहतक ज़िले के थे। इसलिए रोहतक ज़िले के अंदर ये बीमारी ज़्यादा फैली, क्योंकि ये बीमारी शुरू से फौजियों में फैली थी। और फौजी जब मोर्चों से फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद अपने देश में आए, अपने घरों के आए, तो उनके साथ ही ये बीमारी का वायरस उनके इलाके के अंदर फैल गया। या अंग्रेज़ लोग जो है वो बड़े चालाक थे, उन्होंने जो इस अपने अखबारों के अंदर इस बीमारी को छुपाया ताकि सैनिकों के अंदर डर ना फैले। लेकिन अब जो अमेरिकन लेखक जॉन बेरी ने 2004 के अंदर एक किताब लिखी थी, द ग्रेट इन्फ्लुएंजा और द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द एपिक स्टोरी ऑफ डेडली प्लेग इन हिस्ट्री। इस किताब के अंदर वो साफ शब्दों में लिखता है कि इस बीमारी की शुरुआत अमेरिका के कैंसस राज्य के फोर्ट रिले कैंप में हुई थी। पहला केस 4 मार्च 1918 को मिला यूएसए के अंदर, और जो 11 मार्च 1918 को उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए पहला केस जो अमेरिका के अंदर ये बीमारी का फैला था। और 1917 के अंदर अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर जो वो शामिल हो गया। और अमेरिका के सैनिक जब मोर्चों के ऊपर गए तो उनके साथ इस बीमारी का वायरस भी चला गया। उस समय लोग खाइयों के अंदर लड़ते थे मोर्चों की तरह से, उसी के अंदर वो खाइयों में खाना बनाते थे, वहीं सोते थे, वहीं लड़ते थे और वहीं टॉयलेट जाते थे। तो युद्ध की खाइयों के अंदर जो खाइयाँ खोदी गई थी उनमें गंदगी फैल गई और इस गंदगी से फौजियों के अंदर ये बीमारी फैल गई। जॉन बेरी आगे लिखते हैं कि उस समय अमेरिका की आबादी लगभग 10.5 करोड़ थी और जो है उसमें से 6,75,000 आदमी जो इस बीमारी से मारे गए थे। इससे पहले भी इतिहासकार डब्ल्यू क्रॉसबी ने 2003 के अंदर लिख दिया था कि इस फ्लू की उत्पत्ति यूएसए के कैंसस में हुई थी। जॉन बेरी आगे लिखते हैं कि सबसे पहले ये बीमारी की अप्रैल के अंदर युद्ध के रूसी कैदियों को वो छोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए ये बीमारी पहले रूस में गई। भारत के अंदर ये फिर भारत के सैनिक लड़ाई के मोर्चे से वापस आए तो वो पहली बार 29 मई 1918 को समुद्री जहाज से बम्बई पहुंचे थे। लेकिन और उनके स्वागत के लिए, उनकी रक्षा के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी। पहली बार 10 जून 1918 को बम्बई पुलिस के 7 सिपाही इस बीमारी से पीड़ित हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीमारी से तेज बुखार, मुंह, नाक व कान से खून बहने लगता था और मरीज की मौत हो जाती थी, ऐसा जॉन बेरी लिखते हैं। इसी तरह से अमित कपूर अपनी किताब राइडिंग द हॉर्स में लिखते हैं
कि 10 जून 1918 को बम्बई पुलिस के 7 सिपाहियों का बीमार होना और भारत में बीमार हो गए, ये भारत में बीमारी का पहला केस था। इसलिए इस बीमारी को भारत के अंदर बम्बई फीवर, बॉम्बे फीवर भी कहते थे। जॉन बेरी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि 6 अक्टूबर 1918 को एक ही दिन में इस बीमारी से 768 लोगों की बम्बई के अंदर मौत हो गई। भारत में इस बीमारी को बॉम्बे फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में ये बीमारी बम्बई से फैली थी। इसी प्रकार दिल्ली के एक अस्पताल में इस बीमारी से 13,190 मरीजों में से 7,044 मरीजों की मृत्यु हो गई। ब्रिटेन के अंदर इस बीमारी से बीमार होने वाले आदमियों की एवरेज जो थी वो 4.4 प्रति हज़ार थी, जबकि भारत के अंदर ये एवरेज 20.6 प्रति हज़ार थी। उस समय भारत में भयानक सूखा भी पड़ा हुआ था। हो सकता भारत पूरी खुराक नहीं मिलती थी, इससे हो सकता भारतीयों की इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो गई हो। एक और ध्यान देने योग्य बात यह थी कि पूरे देश में बीमारी से आदमियों की तुलना में औरतें ज़्यादा मरी थी। इसका कारण यह था कि औरतों की एक तो इम्यूनिटी कमज़ोर थी, क्योंकि उन्हें आदमियों के मुकाबले में कम पौष्टिक भोजन मिलता था, और दूसरी जो आदमी बीमार हो जाते थे उनकी तीमारदारी खातिरदारी भी औरतें ही करती थी। इसलिए ये छूत की बीमारी थी और वो बेचारी इसका शिकार हो जाती थी। इस बीमारी से भारत की जीडीपी बहुत ज़्यादा घट गई थी। विकास दर शून्य से काफ़ी नीचे -10.8% पर चली गई थी, और मुद्रास्फीति के तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। पहली बार भारत की जनसंख्या जो थी 1911 और 1921 के बीच में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई। सैनिटरी कमिश्नर भारत सरकार की एक रिपोर्ट छपी थी, जिसके अंदर रिपोर्ट में अंग्रेज सरकार को कहीं भी दोषी नहीं ठहरा गया इस बीमारी का, जबकि इस बीमारी के असली दोषी अंग्रेज थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ही भारत को इस युद्ध में धकेला था, और इस युद्ध में सैनिकों के साथ ही इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के साथ ही यह बीमारी भारत के अंदर आई थी। सन 1918 की बीमारी में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं। भारत के हिंदी के बहुत बड़े पोइट थे, वो कवि थे। उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है कुल्ली बाट। उनकी जो इस बीमारी के अंदर उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, और उनके परिवार के अनेक सदस्य जो वो मौत के मुंह में चले गए थे। वो अपनी जीवनी के अंदर लिखते हैं, गंगा लाशों का बोझ ढोते ढोते थक गई थी। गंगा में जहाँ तक नजर जाती थी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। ठीक इसी प्रकार सैनिटरी कमिश्नर की रिपोर्ट में लिखते हैं, भारत की सभी नदियों में इतनी लाशें तैर रही थी कि लाशों से नदियों का पानी में रुकावट पैदा हो गई थी, क्योंकि लाशों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, और लोग लाशों को नदियों में फेंक दिया करते थे। इस बीमारी से महात्मा गांधी वो भी बीमार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, अलग आके एकांत में रहे, और उन्होंने तरल पदार्थ पिए, वो ठीक हो गए। लेकिन इस बीमारी के अंदर उनकी पुत्रवधू गुलाब और उनका पोता शांति उसकी मौत हो गई थी। मुंशी प्रेमचंद भी इस बीमारी के अंदर वो बीमार हो गए थे, वो भी संक्रमित हो गए थे। इस बीमारी के फैलने में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि सैनिक वो बॉम्बे से रेल के द्वारा अपने अपने इलाकों के अंदर आते थे, और इसलिए जहाँ भी वो सैनिक जाते थे वो बीमारी फैल जाती थी। जॉन बेरी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि भारत के अंदर रेलवे के अंदर ठीक ठाक लोग चढ़ते थे, लेकिन अपने गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते वो या तो मौत का शिकार हो जाते थे या मौत के करीब पहुँच जाते थे। इसी प्रकार विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें भारत में हुई थी, जो विश्व में हुई मौतों का लगभग 20% थी। विश्व में इस बीमारी से 5 से 10 करोड़ लोगों के मरने का अनुमान है, और भारत में लगभग 1,80,00,000 लोग इस बीमारी से मरे थे, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 6% था। और ये बीमारी पूरे इंडिया के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। इस बीमारी के अंदर इतनी मौतें हुई थी कि दुनिया के दोनों वर्ल्ड वार के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर भी इतनी मौतें नहीं हुई थी। अंग्रेज सरकार ने बड़ी बेशर्मी से बयान दिया कि यह बीमारी भारत में कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि भारतीय लोगों की गंदगी में रहने की आदत के कारण ही पैदा हुई है। अंग्रेजों ने इस बीमारी में कोई मदद नहीं की, परंतु इस बीमारी का एक फ़ायदा यह हुआ
तीसरी बीमारी ने सभी भारतीयों को इकट्ठा कर दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भेद भूलकर, जाति पाति का भेद भूलकर सभी भारतीय एक दूसरे की मदद करते थे। इसलिए यही कारण था कि असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के अंदर सभी धर्म और सभी जातियों के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अंग्रेजों की रिपोर्ट में एक और लिखा, अंग्रेजों ने लिखा कि 8 लाख लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर लापता हो गए, गायब हो गए, जिनमें 2 लाख भारतीय सैनिक थे। जबकि वास्तव में ये लोग अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए युद्ध के मोर्चे पर इस स्पेनिश फ्लू की वजह से मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से इनको लापता लिख दिया ताकि इनको पेंशन ना देनी पड़े। अब हम आते हैं स्पेनिश फ्लू का हमारे जो नहीं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर क्या असर हुआ। जैसा कि हमें पता है सबसे ज़्यादा जो नहीं वो सैनिक जो नहीं MS लेग अपनी किताब दी पंजाब एंड वार जो उन्होंने 1922 में लिखी थी, उसमें लिखते हैं कि भारत की कुल सेना 14,57,000 के लगभग थी, जिसमें 1/3 पंजाब के थे, जो कि पंजाब दिल्ली से लेकर और पेशावर तक फैला हुआ था, और जिसमें हरियाणा के जो है वो 71,366 जो नहीं वो फौजी थे, जिसमें 22,144 जो नहीं वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के थे। और इसीलिए रोहतक गुड़गांव के ज़्यादा सैनिक थे। इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें हुई, इन इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें हुई। पंजाब के अंदर पहला केस जो बीमारी का मिला था वो शिमला के अंदर फौजी कैंट के अंदर मिला था, और तिथि थी 1 अगस्त 1918। इसी तरह से हरियाणा के अंदर जो पहला स्पेनिश फ्लू का घातक वाली बीमारी का केस मिला वो अम्बाला छावनी के अंदर मिला था। इस बीमारी के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। इस बीमारी में 104 डिग्री तक बुखार हो जाता था, गले में खराश, सिर दर्द, नाक, मुंह और कानों से खून निकलना, गर्भपात होना, नींद न आना, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, आंखों से देखने की शक्ति का कम पड़ जाना, आदमी का जो नहीं शरीर पहले नीला पड़ जाता था और फिर जो नहीं वो बैंगनी कलर का हो जाता था और आखिर में काला पड़ जाता था, और उसके फेफड़ों में पानी बढ़ जाता था। ये बैक्टीरियल निमोनिया था, और इस बीमारी जिससे कुछ ही घंटों में या कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती थी। इस बीमारी के बारे में हरियाणा के अंदर ऐसी बहुत सी कहावतें आज तक भी चलती हैं। जैसे गुस्से के अंदर एक औरत कहती है, तुझे ठाले घातक वाली बीमारी, अरे रे। इसी तरह से आदमी जो नहीं मजाक में कहते हैं, हमें मारने वाले तो घातक वाली में चले गए। हरियाणा में इस बीमारी को 75 की साल की बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि उस समय संवत था 1975 और साल था 1918। दुनिया में हर 100 साल में, हरियाणा में ये भी कहते हैं दुनिया के अंदर हर 100 साल में एक बार महामारी आती ही है, और वो उदाहरण देते हैं कि ऐसी ही एक बीमारी 1720 में आई थी जिसका नाम प्लेग था। फिर 1820 के अंदर इस इलाके के अंदर बहुत मौतें हुई, जिसका कारण हैजा था। हैजा ने एक महामारी का रूप ले लिया था। इसी प्रकार 1918 से और 1920 के बीच में घातक वाली बीमारी या स्पेनिश इन्फ्लुएंजा से अनेक मौतें हुई थी, कोई घर छूता नहीं बचा था। और फिर 2020 के अंदर कोरोना आ गया। इसमें इतनी घातक वाली बीमारी के अंदर खुद मेरे परिवार के जो नहीं 3 आदमी और 3 औरतें, 6 मौतें हुई थी मेरे परिवार के अंदर, और गांव का शायद ही कोई ऐसा घर बचा था जिसके अंदर मौतें ना हुई हो। सेंट्री कमिश्नर पंजाब की रिपोर्ट के अनुसार इस बीमारी में होने वाले मौतों का ब्यौरा इस प्रकार है। हरियाणा का क्षेत्र हमारा अम्बाला डिवीज़न था, और अम्बाला डिवीज़न में 5 जिले थे, उनमें होने वाली मौतें का विवरण इस प्रकार से है। गुड़गांव में आबादी थी 7,59,389 और मौत हुई थी 63,071। रोहतक में आबादी थी 7,14,834 और मौतें हुई थी 61,049। करनाल के अंदर आबादी थी 7,99,787 और मौत हुई थी 52,000। हिसार में जनसंख्या थी 8,04,889 और मरने वालों की संख्या थी 44,327। अम्बाला के अंदर आबादी थी 6,89,970 और मरने वालों की तादाद थी 28,001। इस बीमारी से हरियाणा में आदमियों की बजाय औरतें ज़्यादा मरी थी। इस बीमारी में नोट करने वाली बात एक और भी थी। जनरल कास्ट के तो 1,000 बीमार आदमियों में से 19 व्यक्ति मरे थे, जबकि दलित वर्ग के 1,000 बीमार होने वाले आदमियों से 61 मौतें हुई थी। शायद उस समय उन बेचारों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था और इम्यूनिटी कमज़ोर थी।
आरंभ में शुरू में ये बीमारी फौजियों में देखी गई, फिर डाक विभाग के कर्मचारियों में, फिर रेलवे के कर्मचारियों में, और फिर ये सारे हरियाणा के अंदर फैल गई। हरियाणा के अंदर बीमारी का जो पीक था वो 15 अक्टूबर 1918 से लेकर 8 नवंबर 1918 तक था, जिससे पंजाब हरियाणा में बीमारी की ये दूसरी लहर थी, जिसमें जो है नी सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। एक और नोट करने वाली बात थी, इस बीमारी के अंदर 20 से 40 वर्ष के बीच के जवान आदमी ज़्यादा मरे थे और बूढ़े और बच्चों की कम मौत हुई थी। कहा जाता कि 1918 से 1919 तक चला, लेकिन कुछ स्रोत इस बीमारी के ख़त्म होने की तारीख मार्च 1920 बताते हैं। इस बीमारी से पूरी दुनिया के अंदर 50 करोड़ लोग संक्रमित हो गए थे, जो उस समय की आबादी का लगभग 33% थे। स्पेनिश फ्लू बीमारी जो नहीं दुनिया की आबादी से 10 करोड़ लोगों की दुनिया की आबादी कम हो गई थी। चीन के अंदर ये बीमारी कम फैली, अफ्रीका के अंदर भी जो नहीं अफ्रीकन लोगों की बजाय गोरे लोगों की मौत ज़्यादा हुई, इसलिए अफ्रीका के लोग इस बीमारी को गोरे लोगों की बीमारी कहते हैं। भाइयों, ये थी मोटी मोटी बातें काली बीमारी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।